हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, जूल किसका मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा। जूल ऊर्जा का मात्रक है। दूसरा प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा यही ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को पानी में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइड्रोजन। चौथा प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसमें चौथे प्रश्न का उत्तर होगा सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा वायुमंडल की निम्नतम परत क्षोभमंडल कहलाती है। छठवां प्रश्न है, पेंसिल में क्या होता है। हीरा, एल्युमिनियम, तांबा या ग्रेफाइट। तो इसका सही उत्तर होगा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर का, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस। 8वां प्रश्न है, निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है। निम्न में से लाफिंग गैस कौन सी है? तो लाफिंग गैस है इसमें से नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है। 9वां प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। 10वां प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। 11वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस मॉडल पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ये परमाणु संख्या पर आधारित है। 12वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। ये पहला ही जो है ये सही आंसर है। 13वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी।
पेंसिलिन की खोज किसने की? तो इस पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। 14वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी ग्रंथि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि है। 15वां प्रश्न है, हमारे पेट के भीतर कौन सा अम्ल होता है? हमारे पेट के भीतर कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर होगा, हमारे पेट के भीतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हमारे पेट के भीतर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 16वां प्रश्न है, मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मोनाजाइट रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इसका उत्तर होगा, हमारे शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है मोनाजाइट रोग। 17वां प्रश्न है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। 18वां प्रश्न है, दियासलाई के शीर्ष में क्या होता है? दियासलाई के शीर्ष में क्या होता है? तो इसका आंसर होगा लाल फास्फोरस। दियासलाई के शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। 18वां प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होती है। 21वां प्रश्न है, ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि की तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं कहाँ? ठोस में, जल में, निर्वात में या लोहे में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा निर्वात में। ध्वनि की तरंगें निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। 22वां प्रश्न है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसको खाद की तरह प्रयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा वास्तविक तथा उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। 24वां प्रश्न है, शुष्क सेल उदाहरण है, शुष्क सेल उदाहरण है प्राथमिक सेल का, द्वितीय सेल का, तृतीय सेल का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। 25वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है?
बेवर, टेस्ला, गौर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेवर। 26वां प्रश्न है, निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है? निम्न में से क्या यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, डायनेमो। डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 27वां है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत यात्रा में मिलती है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। 28वां प्रश्न है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा संभव है? तो इसका उत्तर होगा जीवाणु द्वारा। दूध का खट्टा होना जीवाणु द्वारा संभव होता है। 29वां प्रश्न है, एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? एस्बेस्टस का मानव शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ये मनुष्य के फेफड़े पर हानिकारक प्रभाव डालता है। 30वां प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका उत्तर होगा मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है वो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। 31वां प्रश्न है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो इसका उत्तर होगा एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। 32वां प्रश्न है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम सिलिकेट। प्रश्न 33, रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसका उत्तर होगा रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। 34वां प्रश्न है, एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। 35वां प्रश्न है, नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका भी उत्तर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो नींबू में बहुत अधिक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 36वां प्रश्न है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन व प्रोपेन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन व प्रोपेन दोनों। 37वां प्रश्न है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? यकृत में
कौन सा विटामिन संचित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए। यकृत में विटामिन ए संचित किया जाता है। 38वां प्रश्न है, अभ्रक क्या है? अभ्रक यानी माइका क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक, ये बी है, बी वाला ऑप्शन जो है विद्युत का कुचालक है। 39वां प्रश्न है, चेचक नाम की बीमारी किसके कारण होती है? चेचक नाम की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु के कारण? तो चेचक नाम की बीमारी जो है वो विषाणु के कारण होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विषाणु, डी। 40वां प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, हमारे मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न है, रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है, रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता नापने में, समुद्र की गहराई मापने में, तापमान को मापने में या क्रिया प्रतिक्रिया चेक करने में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने में। यानी रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने में होता है। 42वां प्रश्न है, डिप्थीरिया किस अंग की बीमारी, डिप्थीरिया बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? किस अंग में ये प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन हैं गला, कान, आँख, पैर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गला। डिप्थीरिया बीमारी गले को प्रभावित करती है। 43वां प्रश्न है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आंत। आंत को प्रभावित करता है। 44वां प्रश्न है, टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? तो 44वें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कमेंट करके। इसका उत्तर हम आपको नहीं बता रहे हैं। 44वें प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके हमें बताइए। 45वां प्रश्न है, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी होता है? तो दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। ऑप्शन सी, कैल्शियम दांतों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 46वां प्रश्न है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनी जाती है। 47वां प्रश्न है, दूध में पीलेपन का क्या कारण है? दूध में पीलेपन का क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, केरोटीन। केरोटीन जो है दूध में पीलेपन का कारण होता है। कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? 48वां प्रश्न है, कौन से रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है?
इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, लाल। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 49वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा? प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसने खोजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। 50वां प्रश्न है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, या दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। 51वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निम्न में से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, फीमर, फीबुला या मेरुदंड? तो इस प्रश्न का उत्तर है सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। 52वां प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन्स का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन्स का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अरविंद खुराना। 53वां प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? 53वां प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र जो है वो हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्रोफोन कहलाता है। 54वां प्रश्न है, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। 55वां प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। 56वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो ऑप्शन ए, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 57वां प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। 58वां प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 212 डिग्री। ऑप्शन बी, 212 डिग्री। 59वां प्रश्न है, वर्षा की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? वर्षा की बूंद के गोल होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल दिखती हैं। 60वां प्रश्न है, ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी किससे संबंधित, हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आँख। ग्लूकोमा एवं ट्रैकोमा बीमारी हमारी आँखों से संबंधित होती हैं। 61वां प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं?
न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों या इलेक्ट्रॉन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। 62वां प्रश्न है, बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बायोगैस में मुख्यतः होती है मीथेन। 63वां प्रश्न है, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है उबालकर, वाष्पन द्वारा, छानकर या उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं द्वारा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छानकर। ऑप्शन सी, छानकर। 64वां प्रश्न है, मृगतृष्णा बनने का क्या कारण है? मृगतृष्णा बनने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृगतृष्णा बनता है। 65वां प्रश्न है, स्टैटिक विज्ञान किससे संबंधित है या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि से संबंधित। स्टैटिक विज्ञान ध्वनि से संबंधित है। 66वां प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है? जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलई की जाती है? इसका उत्तर होगा जंग से बचाने के लिए लोहे पर जिंक की कलई की जाती है। जिंक। 67वां प्रश्न है, लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, यकृत में या किडनी में? लाल रक्त कणों का निर्माण किस में होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा में। ऑप्शन बी, अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणों का निर्माण होता है। 68वां प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? सर्वप्रथम किसने जीवाणु का पता लगाया था? तो इसका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। 69वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान के किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो विज्ञान के शैवाल शाखा का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी के तहत किया जाता है। इसका उत्तर होगा सी, शैवाल। 70वां और आखिरी प्रश्न है, पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? पोलियो नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विषाणु। पोलियो नामक बीमारी विषाणु के द्वारा होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि ऐसा है तो ज़रा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।